नमस्कार दोस्तों, गौतम स्टडी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान से पढ़ेंगे जो यूपीपी में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से जुड़े सवाल आते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआती भारतीय संविधान के बारे में करते हैं। तो जहां हम देखते हैं कि भारत का संवैधानिक विकास किस प्रकार हुआ है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उसका हम कुछ विस्तार देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत का संवैधानिक विकास किस प्रकार हुआ है। तो भारतीय संविधान के विकास को भारत में कंपनी के शासन तथा ब्रिटिश क्राउन के शासन के तहत निर्मित अधिनियमों के विकास के रूप में इसे समझा जाता है। तो जो भारत का संवैधानिक विकास है वो किसके अंतर्गत समझा जाता है, तो वो जो ब्रिटिश क्राउन के शासन है उसके तहत निर्मित जो अधिनियम थे उसके विकास के रूप में इसे समझा जाता है। आगे जो दिया गया है तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में पारित जो अधिनियम थे, जो पारित किए गए थे, उनके बारे में। सबसे पहले जो पारित किया गया नियम था वो 1773 का रेगुलेटिव एक्ट था, जिसमें यह कहा गया था कि इस अधिनियम में बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम दिया गया है। ठीक है, कि एक बंगाल में एक गवर्नर जनरल होगा। ठीक है, तो ये 1773 के रेगुलेटिव एक्ट के तहत दिया गया था। और ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बने थे और इस अधिनियम से मद्रास एवं बंबई के गवर्नर को गवर्नर के अधीन हो जाने का निश्चय दिया गया था। एक एक्ट दिया गया था कि जो मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर हैं वो बंगाल के गवर्नर के अधीन रहेंगे। उसके बाद इस अधिनियम के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि कलकत्ता में 1774 के किस अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो वो है जो है रेगुलेटिव एक्ट 1773 के तहत जो है 1774 में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। उसके बाद जो आता है वो 1781 का संशोधन अधिनियम आता है। यह संशोधन अधिनियम इसलिए लाया गया था क्योंकि 1773 के एक्ट के खामियों को दूर करने के लिए यह अधिनियम लाया गया था। तो कौन सा अधिनियम? 1781 संशोधन अधिनियम को 1773 के एक्ट के खामियों को दूर करने के लिए लाया गया था। इसमें जो है बंदोबस्त कानून के नाम भी, इसे जो है बंदोबस्त कानून के नाम से भी इस एक्ट को जाना जाता है। तो कौन सा एक्ट है जिसे बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है? तो वो 1781 का संशोधन अधिनियम है, जिसे हम बंदोबस्त कानून के नाम से भी जानते हैं। इस एक्ट को जो है ऑफ सेटलमेंट नाम दिया गया था। तो इस एक्ट को क्या नाम दिया गया था? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट नाम दिया गया था। तो किस एक्ट को सेटलमेंट अर्थात कहें तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट नाम दिया गया था, तो वो 1781 का संशोधन अधिनियम था, जिसे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। और देखते हैं कि इस कानून से गवर्नर जनरल एवं काउंसिल ऑफ सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया था। जो एक्ट आया था 1781 का संशोधन अधिनियम, उससे जो है इस कानून से गवर्नर जनरल एवं काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से जो है मुक्त कर दिया गया था। और क्या था इसका विशेषताएं? जो है कि इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व संबंधी जो वसूल होती थी उससे जुड़े मामले को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया था। तो क्या किया गया था कि जो कानून में राजस्व संबंधी मामले थे और राजस्व कर वसूली थे, उससे जुड़े जितने भी मामले थे वो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से क्या कर दिया गया था? बाहर कर दिया गया था। उसके बाद एक कानून आता है 1784, जिसे जो है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या था कि इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया था, अर्थात अलग अलग कर दिया था। तो किसे अलग कर दिया था? जो कंपनी के राजनीतिक हैं और वाणिज्यिक कार्य हम उनको अलग अलग कर दिया था। और उसमें क्या किया गया था? तो राजनीतिक मामलों के प्रबंधन
के लिए नियंत्रण बोर्ड अर्थात कहें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक समिति का गठन किया गया था। तो ये 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक समिति का गठन किया गया था। उसके बाद इस अधिनियम में द्वैध शासन व्यवस्था का भी आरंभ किया गया था। तो एग्जाम अगर पूछता है कि द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ किसमें हुआ था, तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो है उसमें किया गया था। चार्टर एक्ट आता है, कानून एक लाया है जो 1813 का है। इसे चार्टर कानून के नाम से जाना जाता है और इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार या कहे तो व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया था। तो अगर व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त करने वाला जो कानून था वो चार्टर जो है 1813 का था। उसके बाद इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान करता था, अर्थात ईसाई मिशनरी अपना प्रचार प्रसार अपने धर्म का करने लगे थे। किस अधिनियम के तहत, तो वो चार्टर कानून 1813 के अनुसार। उसके बाद इस कानून ने जो 1813 का कानून था, इस कानून ने भारत के ब्रिटिश शासकों को जो बसिंदे थे यहाँ के उनके बीच के पश्चिमी शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार की व्यवस्था भी इस कानून ने दी। तो अगर कहा जाए कि भारत के ब्रिटिश इलाकों में बसिंदे जो हुआ करते थे उनके बीच के जो शिक्षा का प्रचार प्रसार की व्यवस्था किस कानून ने दिया, तो वो चार्टर कानून 1813 ने दिया था। उसके बाद फिर आता है 1833 का चार्टर अधिनियम। तो 1833 का जो चार्टर अधिनियम था वो ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। तो किसके लिए ये निर्णायक कदम था, तो ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण के दिशा में ये अधिनियम जो है निर्णायक साबित हुआ। उसके बाद 1853 का जो चार्टर अधिनियम एक्ट आता है तो वो 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की जो श्रृंखला है ना को अलग कर दिया गया था। अर्थात कहें तो 1793 से 1853 के दौरान जो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए थे जितने भी अधिनियम है ना या अधिनियम की जो श्रृंखलाएं थी उनको यह क्या किया कि यह अंतिम अधिनियम मान लिया गया था कि ये क्या है, यह 1853 का चार्टर अधिनियम अंतिम अधिनियम होगा। इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया था। तो इसने क्या किया था, किस चार्टर 1853 का जो चार्टर अधिनियम था उसने क्या किया था, तो जो गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्य थे उनको क्या कर दिया था, अलग कर दिया था। उसके बाद इस अधिनियम में एक कार्य और हुआ कि इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का जो है आरंभ किया था। तो खुली प्रतियोगिता सिविल सर्विस के भर्ती एवं खुली प्रतियोगिता का आरंभ किस अधिनियम द्वारा होता है, तो वो 1853 चार्टर अधिनियम के तहत होता है। फिर आता है ताज का शासन 1858 से 1947 तक। इसमें क्या होता है कि 1858 का भारत सरकार अधिनियम जो है उस नाम से ये जाना जाता है। जो ताज का शासन है 1858 से 1847 तक, तो जो इसमें 1858 का है वो भारत सरकार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसकी जो विशेषताएं थी तो इसमें क्या था कि इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया था। तो किसके अधीन, कौन सा वो शासन था जो सीधे रानी विक्टोरिया के अधीन चला गया था, तो वो 1858 का था। इस अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम गवर्नर बना था। ठीक है। उसके बाद भारत में शासन की द्वैध शासन प्रणाली जो थी वो समाप्त कर दी गई थी। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा खत्म की जाती है, तो जो है 1858 के अंतर्गत खत्म की गई थी। उसके बाद इसमें 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था। तो किस अधिनियम के तहत या कहे तो किस शासन व्यवस्था के तहत 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था, तो वो था 1858 अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम के तहत। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे।
अगला जो है हम चालू करेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम से, वो आपको कल बताया जाएगा। आप सभी को यह वीडियो देखने के लिए गौतम स्टडी पर बहुत बहुत धन्यवाद।